वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 के इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों 22 फरवरी से लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो आज का करंट अफेयर है ये कुछ नए अंदाज में है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिनारियो। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पे अगर आप जाओगे, अगर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो हम लोग वहां पे अपडेट करते हैं, जो कि इंस्टेंट आप तक ये सारे के सारे वीडियोस पहुंचते हैं। चलिए तो वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा @education की 86। उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं टेलीग्राम पे। तो वहां से जाके आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें हमें। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला सवाल क्या कहता है, सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में नंबर 112 सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है? चलिए ऑप्शंस हैं आपके 6 स्टेट्स, 8 स्टेट्स, 10 स्टेट्स या 12 स्टेट्स, यानी कि कितने राज्यों में, है ना, कितने राज्यों में अभी इन्होंने 112 नंबर जो है वो सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन है जिसका इन्होंने शुरुआत किया है। तो देखो सबसे पहले इसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने करीब 12 स्टेटों में, जी हाँ 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। अब जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे, तो टोटल 7 है। 12 और ये 7 कितने हो गए, यानी कि 19 राज्यों में इन्होंने ये जो एक इमरजेंसी सेवा है, सिंगल इमरजेंसी सेवा है, इसको लॉन्च किया है इन्होंने। दोस्तों अगर आपको सपोज ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में याद रखना हो कि कौन कौन से स्टेट केंद्र शासित है, तो इस ट्रिक को याद रखना। चलो दिल दे दो आप, है ना, च से यानी कि चंडीगढ़, ल से यानी कि लक्षद्वीप, दिल से यानी कि दिल्ली, दे से यानी कि दमन और दादर नगर हवेली, और अ से यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और प से यानी कि पौंडीचेरी। तो ये चलो दिल दे दो आप, ये जो है एक ट्रिक है जिसके जरिए आप इस चीज को सातों स्टेट को याद रख सकते हो। उसके अलावा 12 स्टेट हैं जिनको ये 112 नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसके जरिए जो है किसी भी नागरिक को, है ना, इसको तुरंत मतलब इमीडिएट उसका रिस्पांस मिलेगा वहाँ की पुलिस के द्वारा, जो कि तत्काल मदद ले सकेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और देखो इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट आपको नोट्स बता दूं इसका यहाँ पे दोस्तों, कि केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उसके विधानसभा नहीं होते हैं। ये जीके का एक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे स्टेट हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका विधानसभा मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस चीज को आपको देखना जरूरी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट मिलिट्री एविएशन शो एरो इंडिया 2018? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशिया के सबसे बड़े मिलिट्री एविएशन शो एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, निर्मला सीतारमन। जी हाँ, निर्मला सीतारमन कौन है, तो ये हमारी हैं डिफेंस मिनिस्टर। जी हाँ, अभी बता दें इनके बारे में कि निर्मला सीतारमन जो है एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से बिलोंग करती हैं, और ये अभी प्रेजेंट में ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं सिंस 2017 से, एंड हैज सर्व मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और इन्होंने राज्यसभा में भी अपना उपस्थिति जताई है। और उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट इनके यहाँ से जो जीके बन सकता है या करंट अफेयर कह रहे हैं तो बन सकता है कि सीतारमन इज द इंडियाज सेकेंड फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ से तो ये था आपका, और इनसे जो भी मतलब बता दें इनके बारे में थोड़ा सा, कि जो 24 फरवरी तक चलने वाली बेंगलुरु में, जी हाँ अभी बेंगलुरु में एशिया का सबसे मिलिट्री एविएशन शो जो कि एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन हाल ही में इन्होंने किया है सीतारमन ने। और 2019 का जो थीम है ये पूछ सकता है आपका कि क्या था, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या है इसका थीम? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका थीम पूछ सकता है यहां पे आपसे आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। इंडिया हैज
विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड 10 एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द डिफेंस, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में रक्षा, पर्यटन और कृषि सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ऑप्शंस हैं चाइना, इराक, अमेरिका या अर्जेंटीना। चलिए इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड होता है हमें कि और भी अच्छा कुछ करके लाएं आप सभी के लिए। तो ये एक अच्छी पहल है। यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी क्वेश्चंस और आंसर्स के मिल जाएंगे एक टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना और भारत के बीच अभी हाल ही में रक्षा, पर्यटन, कृषि सहित अन्य करीब 10 एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया है। और जो कि प्रधानमंत्री मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ से ये प्रश्न जरूर बनेगा। तो दोस्तों अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मेरेसियो, क्या है इनका नाम, मेरेसियो मैक्री। नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में बता दें कि यहाँ पे जो 10 समझौते हुए हैं वो एक तो डिफेंस से लेकर हुए हैं, एक टूरिज्म से, एक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट से लेकर फार्मास्यूटिकल से, अंटार्कटिका कोऑपरेशन पे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुआ है और एक ग्लोबल सेंटर फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हुआ है पार्टनरशिप के लिए। इसमें भी भारत भागीदारी करेगा अपना। दूसरा अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है, इस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया है एग्रीकल्चर को इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड लेबर एंड एग्रो इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों पे करीब 10 ऐसे हस्ताक्षर हुए हैं जिसकी अर्जेंटीना और भारत की एक अच्छी दोस्ती की कायम कर रही है यहाँ पे ये मीट। ठीक है, और ये मीट कहाँ हुई है, तो न्यू दिल्ली में हुई है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, चलिए अब आपसे हम अगला प्रश्न पूछते हैं, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर किस देश ने हाल ही में अपने देश में लगभग 2000 पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग के वेबसाइट को बंद कर दिया है? जी हाँ, ऑप्शंस हैं जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका या बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वहाँ के जो हाई कोर्ट है और उन्होंने ये आदेश दिया है कि लगभग 2000 पॉर्न साइट जहाँ पे वल्गरिटी के से रिलेटेड वीडियोस होते हैं और गैम्बलिंग यानी कि जो ऐसे संस्थान, ऐसे कह सकते हैं एक आतंकवाद का गढ़, उसकी वेबसाइट्स को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। वो देश है दोस्तों, आप नाम देखकर इसका फिगर देख के समझ ही गए होंगे कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अब देखो बांग्लादेश से क्या होगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल पूछा जा सकता है तो वो ढाका है। करेंसी पूछेगा तो वो बांग्लादेशी टका कहते हैं उसको। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो कौन है, तो शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो अब्दुल हमीद। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो जरूर बनता है अगर बांग्लादेश से। इसके अलावा ये तो करंट का क्वेश्चन है ही, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा तो ये 4 क्वेश्चन जरूर बन सकता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2000 पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो इसे पहले ही बांग्लादेश में 1523 ऐसे वेबसाइटों को बंद किया जा चुका था। ठीक है, उसके बाद ये 2000 और ऐसे वेबसाइट हैं जो कि बंद हो चुके हैं। ये पहल भारत में भी हो चुकी है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 26 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने का उद्देश्य से हाल ही में किसने नई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु रिसेंटली approved the new national electronics policy for the purpose of creating an electronics manufacturing ecosystem of the 26 lakhs करोड़। तो ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल कैबिनेट या फिर पॉलिसी कमेटी यानी कि नीति आयोग। तो अगर आपको आंसर यहाँ पता है तो जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आंसर है दोस्तों, इट्स अ सी, सेंट्रल कैबिनेट। जी हाँ, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2025 तक 26 लाख, या ये नोट कर लीजिएगा, डेटा नोट करते रहिएगा आप लोग सभी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में शायद नहीं मिल पाए, पर यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2025 में 26
लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने के कारण यहाँ हाल ही में जो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी जो बैठक की थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होने के लिए लगभग 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए भी सक्षम हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लगभग 1 करोड़ नौकरियां हो सकती हैं इस इकोसिस्टम को आने के बाद। तो कैबिनेट की जब मंजूरी यहाँ मिल जाएगी तो इस न्यूज़ को जरूर आपके ऊपर हम पब्लिश करेंगे अपने चैनल पे, तो बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी चिपसेट निर्माता कंपनी ने दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन का 5G चिपसेट X55 लॉन्च कर दिया है। नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब आपके नवंबर या दिसंबर इसी साल से ये 5G का चिपसेट लॉन्च हो जाएगा आपके मोबाइल्स में और 5G के भी मोबाइल अब मार्केट में आ जाएंगे। तो वो कौन सी कंपनी है ना, वो कौन सा कंपनी है जो चिपसेट बनाती है जिसने 5G के चिपसेट X55 का यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। तो आंसर है इट्स क्वालकॉम इंक, ठीक है, क्वालकॉम इंक, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि चिपसेट भी बनाती है और हार्डवेयर के बहुत सारे टूल्स भी बना चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी तस्वीरों में इसका हेडक्वार्टर है और इसके बारे में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। और इसके सीईओ का नाम पूछता है अक्सर, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके सीईओ का नाम जरूर पूछेगा। तो स्टीवन मोलेंकोफ ये नाम है इनका, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हेडक्वार्टर मैंने बता दिया कि सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूनाइटेड, और इसका हर साल का रेवेन्यू है 2229.1 करोड़ USD, यानी कि अभी ये 2017 का इसका बताया गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो ये कंपनी है ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरर सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का एक कंपनी है जो कि आपको चिपसेट वगैरह भी बनाती है और ऐसे ड्राइवर्स भी बनाती है जो कि आपके कंप्यूटर में लगते हैं। चलिए तो इतना काफ़ी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आफ्टर लिविन स्टीफन फ्लेमिंग हु हैज रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट ODI बैट्समैन फॉर द न्यूजीलैंड। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टीफन फ्लेमिंग के पीछे छोड़कर कौन हाल ही में न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं न्यूजीलैंड के। तो देखो न्यूजीलैंड एक ऐसा टीम है जो कि क्रिकेट बहुत कम खेलती है, ठीक है, अगर देखा जाए तो, पर उसमें स्टीफन फ्लेमिंग जो थे वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे, तो उनको पीछे छोड़ा है रॉस टेलर ने। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको, रॉस टेलर ने अभी जितने भी मैच खेले हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये प्लेयर बन चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है एग्जाम में, तो देखो इनसे जो क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो पहला डेब्यू मैच था वो किसके विरुद्ध था, तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध था, 1 मार्च को खेला गया था। और लास्ट वनडे इन्होंने खेला था इंडिया के खिलाफ अभी हाल ही में 2019 में 3 फरवरी को मैच हुई थी। और इनका जो टेस्ट डेब्यू था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। वहीं हम बात कर ले T20 मैच की, तो ये श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू कर चुके हैं एज ए कैप्टन, और लास्ट T20 इन्होंने खेला है अभी इंडिया के खिलाफ 2019 में 8 फरवरी को। तो ये इन सब चीज़ों से यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं रॉस टेलर से, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड के सबसे ज़्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैमिल्टन मसकजादा जो कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टन मसकजादा, नाम से तो लगता है कि ये अफ्रीकन कोई कंट्री के हैं। अब देखते हैं वो कौन सा है अफ्रीकन कंट्री यहाँ पे, तो वो है दोस्तों जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हैं हैमिल्टन मसकजादा। और इनके बारे में जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ये है कि देखो ये तो 35 वर्षीय हैं, हरारे जिम्बाब्वे से आते हैं ये, और इनका जो जन्म हुआ था ये 9 अगस्त 1983 को हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये भी फिर भी याद रख लो। और इनका जो पहला डेब्यू, देखो डेब्यू मैच पूछता है तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था इन्होंने एज ए कैप्टन। और लास्ट वनडे जो था इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अभी अक्टूबर 2018 में खेला है अपना। उससे पहले टेस्ट डेब्यू किया है इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और T20 डेब्यू अगर देखा जाए तो ये बांग्लादेश के खिलाफ। तो इनके बारे में थोड़ा सा फेमस हैं। अभी जो जिस क्वेश्चन से ये कि इनको तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनाया गया है जो कि जिम्बाब्वे टीम के लिए,
तो इसलिए इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें एटलीस्ट आप देख के रखिएगा ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो वहाँ बता सको आप। ठीक है, चलिए अगला बता दें। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखलाना चाहूँगा थोड़ा इसको। ये देखो, ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे मैं इस फिगर को इसलिए दिखलाना चाहता हूँ कि ये रिलेटेड है यहाँ से, और पुलवामा अटैक हुआ था ये जो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर है 9, है ना, कि पंजाब और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर ही ये एक क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि पंजाब और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बाद किस क्रिकेट एसोसिएशन ने चिन्नास्वामी स्टेडियम से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर हटा दी थी। तो ये पुलवामा अटैक था दोस्तों, इसके चलते जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों की यहाँ पे थोड़ी सी फैन फॉलोइंग थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले पंजाब एसोसिएशन क्रिकेट ने इसको हटाया था, इन सभी क्रिकेटरों के पोस्टर्स को वहाँ से और उसके फ्रेम्स को। अब उसके बाद इन्होंने जो किया है वो है कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कर्नाटक एसोसिएशन क्रिकेट टीम है, क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ का, उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का तस्वीर हटाने का फैसला कर दिया है। उनमें सबसे वहाँ के फेमस शाहिद अफरीदी रह चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें हटाई गई हैं। इमरान खान थे जो कि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी तस्वीरें हटाई गई हैं। जावेद मियांदाद के भी पोस्टर हटाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन था इससे जुड़ा हुआ पुलवामा से, इसलिए यहाँ पे लेकर आए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके, और क्या सुधार कर सके ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, विच टीम हैज रीच्ड 3rd प्लेस इन द रिसेंटली रिलीज ICC ODI रैंकिंग। अभी हाल ही में जो कि क्रिकेट में ICC क्रिकेट में रैंकिंग में तीसरे पावदान पे पहुंच गई है, वो टीम है दोस्तों न्यूजीलैंड टीम, जो कि तीसरे पावदान पे है। तो पहले देखो तीन फॉर्मेट है, एक तो ODI, एक तो टेस्ट, एक दो T20। तो तीनों फॉर्मेट का आप जान लो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मैं 2 फॉर्मेट का बता दूंगा, तीसरे फॉर्मेट में टॉप पे कौन है उसका नाम मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो अगर टेस्ट की बात कर ले हम, टेस्ट मैच की, तो इंडिया जो है वो सबसे अच्छी रैंकिंग पे है। तो यहाँ पे इंडिया जो है टॉप पे है टेस्ट में, सेकेंड है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तीसरे पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे और यहाँ इंग्लैंड 5वें पे है। ODI की बात कर लें, ODI टीम अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की। ठीक है, और ये अभी जो 2019 का वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है उसमें इंग्लैंड और इंडिया को ही दावेदार माना जा रहा है जीतने में। अब देखते हैं, ये तो अनिश्चितताओं का खेल है, कौन जीतता है। दूसरे पावदान पे यहाँ ODI में इंडिया है, तीसरे पे भी न्यूजीलैंड है। तो टेस्ट और वनडे दोनों में ही न्यूजीलैंड है यहाँ पे बने हुए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपका T20 का। तो T20 में सबसे टॉप पे है दोस्तों पाकिस्तान टीम। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे इंडिया है। ओके, तो T20 में पाकिस्तान की टीम सबसे अभी पावदान पे 1 पे है और दूसरे पे इंडिया है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारी जानकारी आपको यहाँ से अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फैमिली मेंबर तक ये जा सके और उनको भी ये सारे प्रश्न मिल सके। और कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ बताइएगा क्या और आपको चाहिए इसमें मटेरियल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।